हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर है लेकर यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में। तो एनएम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर में 38 टॉपिक 38 दिन के सीरीज में हम एनएम के लिए आचार संहिता टॉपिक को लेकर हाजिर हैं। तो कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू के साथ आज हम इस टॉपिक नंबर 6 की चर्चा करने वाले हैं। टॉप 30 एमसीक्यू के साथ हम पढ़ेंगे टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले एएनएम के लिए आचार संहिता होती क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन एएनएम भर्ती के लिए आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट उन नियमों और दिशा निर्देशों को संदर्भित करती है जिन्हें उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान पालन करना होता है। और यह आचार संहिता सुनिश्चित करती है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष, अनुशासनिक रूप से चलती है। निम्नलिखित विवरण में एएनएम भर्ती के लिए सामान्य आचार संहिता के तत्व दिए गए हैं। जैसे चुनाव में क्या होता है, आचार संहिता लगी होती है, उसी तरह क्या होता है एएनएम के लिए आचार संहिता मतलब जो भी क्या है आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं उनको क्या करना, पालन करना होता है। कर पारदर्शिता और निष्पक्षता का पालन करना, सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलने चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या, सभी जो भी उम्मीदवार हैं उनको क्या समान अवसर मिले और कोई भी उम्मीदवार किसी प्रकार के अनुशासनहीन या धोखाधड़ी के कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए। और उम्मीदवार को परीक्षा में ईमानदारी से भाग लेना चाहिए और किसी प्रकार की नकल और धोखाधड़ी से बचना चाहिए। सब क्या एएनएम बनने के लिए आचार संहिता है। दिशा निर्देशों का पालन, परीक्षा में उम्मीदवारों को दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है और परीक्षा हॉल में प्रवेश के समय उचित दस्तावेज जैसे एडमिट कार्ड लेकर आना और कोई भी अनावश्यक वस्तु जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं लाना है। मतलब जो एएनएम एग्जाम देंगे उनके लिए क्या है, जो भी जरूरी नियम है उनका ये सब यही नियम है। कारण एएनएम के लिए शारीरिक मानक हाइट, वेट, चेस्ट ईटीसी की जांच निर्धारित मानकों के अनुसार की जाती है और उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आचार संहिता के उल्लंघन के परिणाम, यदि कोई उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसे सजा दी जा सकती है। इससे भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है और परीक्षा परिणाम रद्द करना या भविष्य में किसी अन्य भर्ती से निष्कासित हो सकता है। यदि क्या होगा, नकल में पकड़े गए, किसी चीज़ में पकड़े गए जो आचार संहिता का पालन नहीं किया तो क्या होंगे, आपको डीबार भी किया जाता है। डीबार का मतलब क्या होगा, आप कभी भी उसका एग्जाम नहीं दे सकते। उम्मीदवारों को उम्मीदवारों के चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रकार की अनुशासनहीनता से भी बचना चाहिए। फिर अगला है धोखाधड़ी और गलत दस्तावेज, किसी प्रकार के झूठे, गलत, फर्जी दस्तावेज का उपयोग करने से उम्मीदवार को कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिर क्या करते हैं, आप फर्जी सर्टिफिकेट लगाते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं तो क्या होगा, आपको जेल हो सकती है। अगर किसी उम्मीदवार को गलत तरीके से चयनित किया जाता है तो उसके लिए उसे चयनित उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया जाएगा। गलत तरीके से चयनित हो गया तो क्या करें, उसे हटाया जा सकता है। प्रवेश और परीक्षा प्रक्रिया के दौरान शांति बनाए रखना, परीक्षा केंद्र में शांति और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। अगर कोई उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में शोर या विघ्न डालता है तो उसे निष्कासित किया जा सकता है और उम्मीदवार को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी पहचान सही तरीके से साबित करनी चाहिए। अगला साक्षात्कार के दौरान आचार संहिता है। चयन के अन्य चरणों में साक्षात्कार में उम्मीदवारों को शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। मतलब अपने अच्छे कैरेक्टर का क्या करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या शारीरिक उत्पीड़न पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर सहायक नियम और कानून, कारण उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया के दौरान यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा निर्धारित सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। यदि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। उनसे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे उनसे संपर्क किया जा सकता है। फिर अगला है दूसरे उम्मीदवार के प्रति सम्मान, अन्य उम्मीदवारों को के प्रति आदर्श व्यवहार और सम्मान बनाए रखना चाहिए। किसी प्रकार की गाली गलौज या असभ्य व्यवहार नहीं होना चाहिए। मतलब एक दूसरे से क्या करना है, वहाँ लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। कर स्वास्थ्य और शारीरिक मापदंडों का पालन, कर शारीरिक मानक, यूपी एनएम भर्ती के लिए उम्मीदवार को शारीरिक रूप से फिट और निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए। इसके तहत ऊंचाई, वजन, चेस्ट पुरुषों के लिए और दृष्टि की जाँच की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उम्मीदवार शारीरिक रूप से कार्य को संभालने में सक्षम है। स्वास्थ्य जाँच, उम्मीदवार को एक मेडिकल परीक्षण से गुजरना पड़ता है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह स्वास्थ्य के लिहाज से योग्य है और अगर किसी उम्मीदवार का मेडिकल परीक्षण पास नहीं होता तो उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। फिर अगला है असहमति और आपत्ति दर्ज करना, कर यदि उम्मीदवार को किसी प्रक्रिया में कोई आपत्ति है जैसे कि परीक्षा परिणाम या शारीरिक मानक तो वे अपनी आपत्ति को उचित समय सीमा के भीतर संबंधित अधिकारियों के पास दर्ज कर सकते हैं। तो आगे कह रहा है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार
आपत्तियों का समाधान किया जाता है और उम्मीदवार को इस प्रक्रिया का पालन करते हुए सही तरीके से आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ के लिए क्या है, यदि आप आपत्ति है आपको, तो क्या करते हैं, उसको सही जगह पर क्या सही तरीके से आपका आपत्ति दर्ज किया जाएगा। यदि क्या किया गया, अनुचित तरह से क्या किया गया, किसी का अन्य का भर्ती कर दिया गया है तो। कर ईमेल और संपर्क का विवरण का उपयोग। कर उम्मीदवार को यूपीटीपीएससी द्वारा भेजे गए सभी ईमेल और संदेशों का ध्यानपूर्वक पालन करना आवश्यक है और चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी बदलाव या महत्वपूर्ण सूचना के ईमेल या अन्य संपर्क विवरण इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपने जो ईमेल आईडी फॉर्म भरते समय दिया है, जो भी चीज़ें दी हैं, उसका यूज क्या करती है यूपीटीपीएससी आपको क्या करती है, संदेश भेज सकती है और उसका क्या करना आपको पालन करना है। उम्मीदवार को अपनी संपर्क जानकारी जैसे ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट रखना चाहिए। मतलब जो भी ईमेल और मोबाइल नंबर दे रहे हैं कि क्या है वो आपका चालू है या नहीं, उसको क्या करना ध्यान रखना चाहिए ताकि वे किसी भी प्रकार के निर्देशों या सूचना का से अवगत रह सकें। मतलब आपको क्या होगा, कोई भी निर्देश और सूचना दिया जाए तो क्या आपको उससे अवगत हो सकें। तो ये सब सामान्य जानकारी है। अपील और पुनः परीक्षा। अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि चयन प्रक्रिया में कोई गलती हुई है या किसी कारणवश उनका चयन सही तरीके से नहीं हुआ है तो वे यूपीटीपीएससी के नियमों के तहत अपनी अपील दायर कर सकते हैं। और परीक्षा के बाद यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि उनकी परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है तो वह पुनः परीक्षा देने का अनुरोध कर सकता है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट कारण और उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। मतलब क्या हो, कारण स्पष्ट हो और प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। आइए बढ़ते आगे। कहना भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुशासन बनाए रखना चाहिए। मतलब भर्ती प्रक्रिया क्या अनुशासन बनाना चाहिए। साक्षात्कार या प्रश्नोत्तरी में उम्मीदवार को साक्षात्कार के दौरान ईमानदारी से अपने उत्तर का सही उत्तर देने चाहिए और किसी प्रकार के अनुशासनहीनता से बचना चाहिए और महत्वपूर्ण उम्मीदवार सही जानकारी प्राप्त करें और गलत भ्रामक जानकारी देने से बचें। मतलब जो भी जानकारी है सही जानकारी ये क्या करें, प्रदान करें। किसी को दे रहे हैं सही जानकारी दीजिए, गलत जानकारी मत दीजिए। परीक्षा में समय पालन। उम्मीदवार को परीक्षा हाल में समय से पहले पहुंचना चाहिए और किसी प्रकार के देरी से बचने के लिए परीक्षा के समय का पालन करना जरूरी है। मतलब जिस टाइम परीक्षा हो रहा है उससे पहले ही पहुंचिए और क्या कीजिए, परीक्षा में जो भी समय दिया गया है उसका पालन कीजिए। कर प्रवेश पत्र और दस्तावेज। कर उम्मीदवार को अपने एडमिट कार्ड और पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड परीक्षा हाल में ले जाना अनिवार्य है। ये दस्तावेज परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जरूरी है। मतलब आपको जो चीज़ें ले जाने हैं, एडमिट कार्ड ये सब क्या है आपको ले जाना चाहिए परीक्षा हाल में। क्या आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से कोई ले जा सकते हैं। कर परीक्षा में आने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उम्मीदवार के सभी आवश्यक दस्तावेज हैं। यदि उम्मीदवार इन दस्तावेजों के बिना आता है तो उन्हें परीक्षा देने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब जो चीज़ें लिखी गई हैं यदि आप वो नहीं लिख जाएंगे तो आप परीक्षा में शामिल भी नहीं हो सकते। कर गोपनीयता बनाए रखना। कर नकली दस्तावेज। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे केवल सही प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें। किसी प्रकार के नकली दस्तावेज का उपयोग करना गंभीर अपराध माना जाता है। मतलब क्या करें, आप फर्जी मार्कशीट लगा दिए, फर्जी क्या सर्टिफिकेट लगा दिए, फर्जी आधार ले गए तो क्या हो जाएगा, इससे आपको जेल भी हो सकती है और आप जा सकते हैं बाहर भी एग्जाम से हो सकते हैं। निष्पक्षता। उम्मीदवार को समझना चाहिए कि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की पक्षपाती या भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई भी कार्य सीधे तौर पर उनकी पात्रता को प्रभावित कर सकता है। मतलब क्या, भ्रष्टाचार हो गया, सही तरीके से परीक्षा नहीं हुआ तो क्या हो गया, जो पास हुआ वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो पास नहीं हुआ पैसे देकर सिलेक्शन हो गया। तो यह क्या होना चाहिए, ये आपके चयन प्रक्रिया को क्या कहता है, सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। कहना धोखाधड़ी और निष्कासन। धोखाधड़ी और निष्कासन। धोखाधड़ी के मामले यदि कोई उम्मीदवार द्वारा परीक्षा में चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की जाती है तो जैसे नकल करना, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना, परीक्षा केंद्र पर शांति भंग करना, ऐसे मामलों में संबंधित उम्मीदवार को तुरंत भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। भविष्य में इसका किसी उम्मीदवार का चयन भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या अन्य अनुशासनहीनता का रद्द कर दिया जाता है तो उन्हें भविष्य में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने से निष्कासित कर दिया गया। क्या हो गए, आप यूपीटीपीएससी को पता चल गया कि आपने क्या है फर्जी तरीके से नौकरी ली है और नौकरी से निकाल दिया तो क्या करेगा, आपको डीबार कर देगा। डीबार का मतलब होता है कि अगर आप कभी भी यूपीटीपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, क्योंकि क्या करेगा वो आपके मार्कशीट नंबर जो भी चीज़ें हैं उस पर क्या होगा, रोक लगा देगा और क्या करेंगे, आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे और एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। फिर कह रहा समय सीमा और प्रक्रिया का पालन। समय सीमा। सभी आवेदन पत्र, दस्तावेज, शुल्क भुगतान के लिए सीमा का पालन करना जरूरी है।
निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन को भी स्वीकार नहीं किया था। जब समय खत्म होगा तो क्या होगा, साइट नहीं खुलेगी, साइट नहीं खुलेगी तो आवेदन होगा ही नहीं, सीधा है। निर्देशों का पालन, उम्मीदवारों द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश की प्रक्रिया, सीट आवंटन और अन्य संबंधित नियम। सभी नियमों का पालन करना है। कर आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्टिंग, नियंत्रण और निगरानी, परीक्षा और चयन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्टिंग करने पर उम्मीदवार को एक उचित सुरक्षित प्रक्रिया प्रदान की जाती है। मतलब क्या है, नियंत्रण और निगरानी के लिए क्या है, एक उचित और सुरक्षित प्रक्रिया प्रदान की जाती है, रिपोर्टिंग का उल्लंघन न हो, आचार संहिता के उल्लंघन न हो। पारदर्शिता, अगर उम्मीदवार को लगता है कि प्रक्रिया कुछ गलत हो रहा है या किसी नियमों का उल्लंघन किया है तो उससे उचित अधिकारियों को क्या करना, रिपोर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हो, आपको लग रहा है कि क्या है, धांधली हो रही, कुछ भी हो रही, क्या कर सकते हैं आप, ऊपर वाले अधिकारी के पास क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। फिर अगला है इसका निष्कर्ष। हमने यूपीटीपीएससी एवं भर्ती प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता का पालन करना हर उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है। यह न केवल भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखता है बल्कि उम्मीदवारों के लिए एक स्पष्ट और जिम्मेदार वातावरण को सुनिश्चित करता है, और किसी प्रकार की धोखाधड़ी, अनुशासनहीनता या नियमों का उल्लंघन करना उम्मीदवार के लिए गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है। तो ये थे हमारी थ्योरी पोर्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ एकदम शानदार तरीके से। तो एएनएम के लिए आचार संहिता होता क्या है, इसके बारे में हमने जान लिया। एएनएम की भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार होती है और कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें लेनी होती हैं। तो आपके सिलेबस में भी है और आपके नोटिफिकेशन में भी यही है। तो आइए टॉप 30 क्वेश्चन करते हैं। 30 में से आप कितना क्वेश्चन सही करेंगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा समय देंगे, आप वीडियो को पॉज करके आंसर को कमेंट मारिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। कर यूपीटीपीएससी एएनएम भर्ती प्रक्रिया में आचार संहिता का पालन करना क्यों जरूरी है। पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने के लिए, परीक्षा में अंकों की बढ़ोतरी करने के लिए, उपरोक्त सभी में से कौन सा होगा। तो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए। तो जब तक हम क्या पढ़ते हैं, जब तक हम इसको पढ़ें तब तक आप क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आंसर कौन सा होगा। उसके बाद तो हम आंसर बता ही रहे हैं। कर यूपीटीपीएससी एएनएम परीक्षा में धोखाधड़ी करने पर क्या परिणाम हो सकते हैं। यदि क्या करते हैं आप धोखाधड़ी करेंगे तो क्या परिणाम होगा। उम्मीदवार का चयन रद्द हो जाएगा, उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उम्मीदवार को भविष्य में किसी परीक्षा में निष्कासित किया जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चयन भी रद्द हो सकता है, कानूनी कार्रवाई भी होगी और ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन कर रहा हूँ। कर यूपीटीपीएससी एएनएम परीक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यूपीटीपीएससी एएनएम परीक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है जिसके पास एडमिट कार्ड नहीं है, जो तय समय से देरी से पहुंचते हैं, जिनके पास सही पहचान प्रमाण पत्र नहीं है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो कंप्यूटर महाशय ताला लगा लिया जाए, डी को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन, करा यूपीटीपीएससी एएनएम परीक्षा में मोबाइल फोन लाने की अनुमति है, हाँ नहीं, केवल परीक्षा में बैठने से पहले यदि विशेष अनुमति हो तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ये तो आपको सबसे आसान लग रहा होगा, तो कंप्यूटर महाशय किसको लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर ए को, नहीं ऑप्शन नंबर बी को। क्या लाना है, लाने की अनुमति नहीं है, क्या मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं है। फिर करा परीक्षा में अगर उम्मीदवार को आचार संहिता के उल्लंघन में संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए, इसे अनदेखा करें, इसकी रिपोर्ट अधिकारियों को करें, इसे अपने दोस्त से साझा करें, किसी को बताएं नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, इसकी रिपोर्ट क्या करना चाहिए, संबंधित अधिकारी से करें। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर यूपीटीपीएससी एएनएम परीक्षा में उम्मीदवार के पास क्या दस्तावेज होना चाहिए। जो यूपीटीपीएससी एएनएम एग्जाम है, उम्मीदवार के पास कौन सा दस्तावेज होना चाहिए। एडमिट कार्ड और पहचान पत्र, केवल एडमिट कार्ड, केवल फोटो, केवल दस्तावेज। तो कौन सा होना चाहिए ऑप्शन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर।
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडमिट कार्ड और पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी टीपीएससी एएनएम परीक्षा के दौरान कौन सा व्यवहार निषेध है? शांति बनाए रखना, दूसरों की सहायता प्राप्त करना, नकल करना, प्रश्न पत्र पढ़ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। तो कह रहा है एएनएम परीक्षा के दौरान कौन सा व्यवहार निषेध है? कौन सा? नकल करना। नकल करना क्या है? निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर उम्मीदवार को लगता है कि उनकी परीक्षा में कुछ गलत हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए? अपील दायर करनी चाहिए, शिकायत करनी चाहिए, इसे नज़रअंदाज करना चाहिए, किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। तो क्या करना चाहिए? अपील दायर करनी चाहिए कि परीक्षा में क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा यूपी टीपीएससी एएनएम परीक्षा में नियमों का पालन न करने पर क्या हो सकता है? उम्मीदवार को परीक्षा से बाहर किया जा सकता है, उम्मीदवार का परिणाम रद्द किया जा सकता है, उम्मीदवार को भविष्य में परीक्षा में बैठने से मना किया जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि कारण उम्मीदवार को परीक्षा से बाहर किया जाएगा। यदि गलत काम करेंगे तो परीक्षा से बाहर, परीक्षा परिणाम रद्द किया जा सकता है। यदि नकल का संभावना हुआ तो क्या परीक्षा परिणाम रद्द हो जाएगा। उम्मीदवार की भर्ती की परीक्षा में बैठने से मना भी किया जा सकता है। कर यूपी टीपीएससी एएनएम भर्ती के लिए उम्मीदवार को शारीरिक मापदंडों का पालन करना आवश्यक है। तो हाँ, नहीं, केवल कुछ उम्मीदवारों को, यह महत्वपूर्ण नहीं है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो शारीरिक मापदंडों का पालन करना ही तो क्या है? जरूरी है। तो आंसर हो जाएगा हाँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यूपी टीपीएससी एएनएम परीक्षा में उम्मीदवार को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? परीक्षा समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना, सभी आवश्यक दस्तावेज लाना, परीक्षा की प्रक्रिया को समझना, उपरोक्त सभी। तो आपको देखकर लग रहा होगा उपरोक्त सभी, तो आंसर भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि क्या सब परीक्षा पर केंद्र समय से पहुँचिए, सभी दस्तावेज लाइए जो भी कहा गया, परीक्षा प्रक्रिया को समझ लीजिए। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान से, इस टॉपिक हमारा क्या है, बहुत ही आसान टॉपिक है। यदि आप 30 में 30 नहीं करते हैं तो आपने अच्छे तरीके से थ्योरी भी नहीं पढ़ा और नोटिफिकेशन भी नहीं पढ़ा। तो यूपी टीपीएससी एएनएम के लिए उम्मीदवार को किस प्रकार की नकल से बचना चाहिए? नोट्स लेकर आना, किसी से मदद लेना, अन्य किसी से पेपर लिखवाना, सभी, उपरोक्त सभी। तो 12वें का आंसर क्या आ जाएगा? हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा ना। तो क्या कर सकते हैं? नकल लेकर आएंगे, इससे भी बचना चाहिए, किसी से मदद भी नहीं लेना है, अन्य किसी से पेपर भी नहीं लिखवाना है। तो क्या हो जाएगा? मतलब ये हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं आइए आगे। कह रहा यूपी टीपीएससी एएनएम परीक्षा में नकल करने पर क्या दंड हो सकता है? उम्मीदवार को परीक्षा परिणाम रद्द, उम्मीदवार को परीक्षा में अस्वीकृत, उम्मीदवार को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा सही, क्योंकि ये सारे कह सकते हैं नियम आप पे लागू होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन कर रहा है कि यूपी टीपीएससी एएनएम परीक्षा में आवेदन के समय कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं? शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, उपरोक्त सभी। तो हमारा 14वें का हो जाएगा सभी। मतलब क्या, एएनएम परीक्षा आवेदन के समय कौन से दस्तावेज क्या होंगे? सभी दस्तावेज तो जरूरी होंगे। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, फॉर्म भरते समय, कहने का मतलब क्या है, फॉर्म भर रहे हैं जब, उस समय क्या क्या चाहिए? शैक्षणिक मतलब पढ़े लिखे हैं तभी तो भर पा रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र मतलब जन्म का प्रमाण पत्र, जैसे क्या होगा हाई स्कूल में क्या होगा, उसमें जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, जिसमें क्या हो, जन्म तिथि लिखी हो जहाँ पर, उसको। फिर 15वां का रहा है क्वेश्चन कि यूपी टीपीएससी एएनएम परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को क्या करना चाहिए? अनुशासन बनाए रखना, किसी अन्य उम्मीदवार से बात करना, परीक्षा के दौरान शोर मचाना, कुछ भी नहीं। तुम्हारा 15 का आंसर हो जाएगा कि अनुशासन बनाए रखना। यदि परीक्षा दे रहे हो तो अनुशासन में ही रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का 16वां क्वेश्चन, यूपी टीपीएससी एएनएम परीक्षा में उम्मीदवार को क्या नहीं करना चाहिए? तो यूपी टीपीएससी एएनएम परीक्षा में प्रश्न पत्र की चोरी करना, खुद से पढ़ाई करना, सही दस्तावेज लाना, शांति बनाए रखना। तो क्या नहीं करना चाहिए? नहीं कर रहा है तो क्या, प्रश्न पत्र की चोरी नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
कह रहा क्या यूपीटीसीएनएम परीक्षा में कौन सा उम्मीदवार अनियमितता की रिपोर्ट कर सकता है? कौन सा कारण है? कह रहा कोई उम्मीदवार अनियमितता का रिपोर्ट कर सकता है? हाँ, नहीं, केवल यदि वह मुख्य परीक्षा में हो, कभी नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो कंप्यूटर में हमेशा लॉक किया जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया गया। तो परीक्षा में कोई उम्मीदवार क्या अनियमितता की रिपोर्ट कर सकता है? कोई भी उम्मीदवार। क्या है, आपको लग रही परीक्षा में गड़बड़ी हो रही, धांधली हो रही, तो आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है यूपीटीसीएनएम भर्ती परीक्षा के दौरान किसे दोषी ठहराया जा सकता है? तो किसे दोषी ठहराया जा सकता है? नकल करने वाले उम्मीदवार को, परीक्षा केंद्र में शांति भंग करने वाले को, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले को, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18वें का ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर महोदय लॉक किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यूपीटीसीएनएम परीक्षा में शारीरिक मानक परीक्षा के लिए उम्मीदवार को किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? खुद की शारीरिक रूप से फिट रखना, शारीरिक मापदंडों के लिए प्रशिक्षण देना, सही जानकारी देना, उपरोक्त सभी। तो हमारा 90 का हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब सभी चीज़ें जरूरी होती हैं। तो कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया। नेक्स्ट यूपीटीसीएनएम परीक्षा के दौरान यदि कोई उम्मीदवार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या करना चाहिए? तुरंत अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, इसे अनदेखा करना चाहिए, दूसरे उम्मीदवार को दोष देना चाहिए, परीक्षा छोड़ देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुरंत अपनी गलती को स्वीकार करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को कंप्यूटर महोदय लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूपीटीसीएनएम परीक्षा के नकल करने पर क्या कार्रवाई की जाती है? जब यूपीटीसी परीक्षा में कोई नकल करता है तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी ये तो सही हो जाएगा, तो इसमें कुछ गड़बड़ी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूपीटीसीएनएम परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को किस प्रकार का आचरण रखना चाहिए? तो किस प्रकार का आचरण रखना चाहिए? अनुशासन और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, केवल जवाब देने तक सीमित रहना चाहिए, शोर मचाना चाहिए, यानी उम्मीदवार से सलाह लेनी चाहिए। तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो आपको जब जितना समय दिया था उतने समय में आप आंसर दीजिए, क्योंकि क्या है ज़्यादा समय हम आपका बर्बाद करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या है टाइम पास हो रहा है। तो टाइम पास यहाँ नहीं करना है, बस हमको पढ़ना है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक कर भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है यूपीटीसीएनएम परीक्षा में उम्मीदवार को कब तक परीक्षा हाल में पहुंचना चाहिए? तो 23वें का आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले, परीक्षा शुरू होने के ठीक बाद, परीक्षा से 1 घंटा पहले, किसी भी समय। तो परीक्षा शुरू होने से कितने मिनट पहले? 30 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहे यूपीटीसीएनएम परीक्षा के बाद उम्मीदवार को क्या करना चाहिए? परिणाम का इंतजार करना चाहिए, प्रक्रिया संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आयोग से संपर्क करना चाहिए, परीक्षा में शामिल न होने वाले उम्मीदवार को बताना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो हमारा 24 का हो जाएगा। तो क्या है उम्मीदवार को क्या करना चाहिए इनम परीक्षा के बाद? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही हमारा। तो नेक्स्ट कह रहा है यूपीटीसीएनएम भर्ती में कितने प्रकार के दस्तावेज आवश्यक होते हैं? केवल 1 दस्तावेज, 2 दस्तावेज, 3 दस्तावेज, 4 या अधिक दस्तावेज? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 दस्तावेज। फिर 26वां क्वेश्चन है। कह रहा यूपीटीसीएनएम परीक्षा में यदि उम्मीदवार ने परीक्षा में गलत उत्तर दिया हो तो क्या करना होगा? यदि आपने गलत उत्तर दिया है तो क्या होगा? यदि उम्मीदवार ने क्या है परीक्षा में गलत उत्तर दिया तो कोई दंड नहीं होगा, परीक्षा परिणाम रद्द हो सकता है, उनका परिणाम रद्द हो सकता है, परिणाम के अंक बढ़ाए जा सकते हैं, परिणाम बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि क्या होगा, आपका परिणाम रद्द हो जाएगा, क्योंकि क्या है आप जब गलत उत्तर देंगे तो आपका परिणाम रद्द होगा ही, मतलब क्या होगा कटौती हो जाएगी।
फिर कह रहा है 27 कम्युनिटी पुलिस CNM भर्ती में क्या किसी उम्मीदवार को वरीयता मिल सकती है? हाँ, अगर वे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। नहीं, केवल महिला उम्मीदवार को, केवल पुरुष उम्मीदवार को। तो किसको वरीयता मिलती है? महिला पुरुष से मतलब नहीं होता है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा हाँ, अगर वे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो क्या हो सकता है? आपको वरीयता मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट वाले CNM परीक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने से पहले प्रशिक्षित किया जाता है। परीक्षा हाल में निगरानी रखी जाती है। फिर परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को व्यवहार ट्रैक किया जाता है। उपरोक्त सभी। तो हमारा 28 का हो जाएगा उपरोक्त सभी। लगभग आपके सारे आंसर उपरोक्त सभी है। तो क्या है, आपके एग्जाम में ये नहीं कि ऐसे ही दे देगा, आपको कोई एक ऑप्शन सही कर दे देगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है अगला, रिपीट वाले CNM परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता करने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है? केवल उम्मीदवार को, केवल परीक्षा केंद्र के अधिकारी को, कोई भी? उपरोक्त सभी। तो हमारा इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल उम्मीदवार को। रिपीट CNM परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता करने के लिए किसके जिम्मेदार ठहराया जाता है? उम्मीदवार ही तो अनुशासनहीनता करेगा, टीचर तो करेगा नहीं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी वाले CNM परीक्षा में लास्ट क्वेश्चन है आपका, पेपर लीक होने की स्थिति में क्या कदम उठाए जाते हैं? परीक्षा रद्द कर दी जाती है, नई परीक्षा आयोजित की जाती है, उम्मीदवार का परिणाम रद्द किए जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन किए कमेंट जरूर कीजिएगा, और सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। 2 दिन आपको किसी कारणवश कुछ ज़रूरी काम की वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पाया, तो आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। तो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार किए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।